डियर स्टूडेंट्स, नए सत्र में नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से आज हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। और थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं। जैसे आपने लास्ट 2 इयर्स में जिस तरह से प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स हैं, परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 1 यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन लेते हुए 5 प्रश्नों को हल करना होगा। थर्ड ईयर में हमारे पास गणित के 3 पेपर्स हैं, एलजेब्रा, डायनेमिक्स एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी अमूर्त बीजगणित, गति विज्ञान और सम्मिश्र विश्लेषण। प्रत्येक पेपर 40 मार्क्स का है और हमारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट शुरू करेंगे, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ चुके हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र संयुग्मी। मान लीजिए कि z इज़ इक्वल टू अपने पास x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं x इसमें रियल पार्ट और y इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास इस z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और हम लिखेंगे इसको z बार, यानी z के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हम लगा देते हैं। z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y से हम इसे डिनोट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, यदि हमारे पास में z और z1 z2 हमारे पास में कॉम्प्लेक्स राशियां हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं, तब एक हमने z, क्योंकि हम जिनका यूज़ करेंगे तो z, z1 और z2। तो हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और उसके कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऐड करें तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। आप अच्छी तरह से जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली z माइनस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार ऑफ बार, अगेन 2 बार यदि हम जेड बार करें तो वापस से हमें z मिल जाएगा। और z प्लस z2, z1 प्लस z2 या z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, तो किसके बराबर हो जाएगा? z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। यानी हम पहले ऐड और या सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लें, या हम उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। 6th प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, यानी पहले मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें, तो किसके बराबर हो जाएगा? z1 बार इंटू z2 बार, यानी कि पहले कॉन्जुगेट लेके अलग अलग हम उनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सम्मिश्र राशि का मापांक, यानी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और तब इस z का मॉडुलस हम 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में z को लिख करके डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। और इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें। हम यहाँ z1 और z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ही, तो मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमेशा x से बड़ा होगा, तथा मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं।
मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू सम्मिश्र संयुग्मी जेड का सम्मिश्र संयुग्मी का मापांक, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार. Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2. ये आप अच्छी तरह से यदि Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 लें और Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 लें और इसको प्रूव करना चाहें तब भी आप प्रूव करके देख सकते हैं. Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस या आपको पुरानी बुक्स में भी ये सब मिल जाएगा. Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2. यानी पहले हम दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को डिवाइड करें और फिर मॉडुलस लें, या हम पहले उनका मॉडुलस लेकर उसे डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है. Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, पहले हमने दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को ऐड किया और फिर उसका मॉडुलस लिया, इज़ ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2. सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस. नेक्स्ट है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर होगा Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस. एंड लास्ट Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2. जैसे अपन ने हर बार किया कि भाई अपन पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर मॉडुलस लें और हम अलग अलग मॉडल्स लेकर के ऐड करें, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा छोटी होगी. 9th प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ. अब आता है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी हमने इसे x और y के रूप में लिया था, अब हम r और थीटा के रूप में लेंगे, यानी सम्मिश्र राशि का ध्रुवीय रूप. मान लीजिए हमारे पास में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और हमने लिया x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. तब हम z को लिख सकते हैं r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और वी कैन राइट z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. r को हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z का मापांक यानी कि मॉडुलस कहते हैं और थीटा को हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z का कोणांक, आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब हम ले रहे हैं इसी आयाम या कोणांक या एम्पलीट्यूड की आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार. z बार इज x माइनस आयोटा वाई. यहाँ मैंने आपको दिखा रहा है क्या, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. पिक्चर हम देख रहे हैं जो फिगर मैंने बनाया है. तो p है एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन z और x प्लस आयोटा वाई, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x y. x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. क्लियरली एंगल x, यदि मैं इसको ओरिजिन मानूँ o, एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा, एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा और ओ पी जो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार. आप करके देख सकते हैं इसको. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई n इज इक्वल टू 0 1 2 3, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 पाई के बाद में अपने पास से वापस से वही सिचुएशन आ जाती है. तो हम कहते हैं 0 पर दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है एंड सो. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज प्लस माइनस पाई. अब देखें जेड है आपका पॉइंट P, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स माइनस वाई, यानी पीछे की तरफ आ जाएगा तो अपने पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. दोनों का डिफरेंस या तो प्लस पाई होगा या माइनस पाई होगा. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ये हम आगे यूज़ भी बहुत करेंगे.
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन Z इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब मैं ले रही हूँ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स Z1 एंड Z2। हम चाहते हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स Z1 और Z2 को जोड़ रही है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स ले लिया A और B। A के हमने कोऑर्डिनेट्स जो हम डिनोट कर रहे हैं वो ले रहे हैं Z1 और B को हम लिख रहे हैं Z2। और ये भी मान लिया कि ये A और B पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर P हमारे पास कोई पॉइंट है। हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जब पॉइंट P है वो A और B के बीच हो, एक बार पॉइंट जो P है वो A और B के एक ही तरफ हो। तो पहला केस हमने लिया है कि जब पॉइंट P A और B के एक ही और हो, यानी ये जो बीच वाला P है जो हम A और B के बीच लिख रखा है, इसको आप एक बार के लिए समझ ले कि है ही नहीं। तो हमने कहा कि A पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं Z1 से, B को Z2 से, और जो A और B के एक तरफ इस तरफ है उसको हमने लिख दिया PZ। क्लियरली आर्ग्यूमेंट ऑफ PA के ऊपर मैं एरो लगाना चाहती हूँ, यानी P से A इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ PB। नेचुरली जो आपके ये एक ही लाइन के ऊपर है तो जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ PA आर्ग्यूमेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? Z माइनस Z1, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो Z और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है Z1। तो PA लाइन जो अपने को दे रखी है उसके हो जाएंगे Z माइनस Z1। ठीक है, PA तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने? Z1, तो बाद में Z1 तो Z माइनस, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1। सिमिलरली PB लाइन का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा Z माइनस Z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको अभी बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ के दो का डिफरेंस हो तो अपॉन में आ जाता है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब एंगल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये प्योरली एक रियल नंबर है। इसका मतलब Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, प्योरली रियल नंबर है। थीटा है ही नहीं तो अपने पास tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स था। अब थीटा ही 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आयोटा का वैल्यू ही नहीं, आयोटा का पार्ट ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये रियल नंबर है। सेकंड केस में हम देखते हैं कि मान लीजिए जो A और B है उसके बीच में हमारे पास में P पॉइंट है। तो PA लाइन का आर्ग्यूमेंट तो कितना हो गया? वही Z माइनस Z1। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ PB हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइन है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ PB प्लस पाई, क्योंकि अपन ने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ PA माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ PB इज इक्वल टू पाई। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, वही कोऑर्डिनेट से रखे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 PB का प्लस पाई। तब हमारे पास हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज पाई। तो हमारे पास क्लियर है कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 एक रियल नंबर है, क्योंकि अपने पास ये एंगल आ गया। फलस्वरूप प्रत्येक स्थिति में Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 एक कंप्लीटली प्योर नंबर है, विशुद्ध वास्तविक राशि है। यानी कि जो अपने पास में जो पॉइंट्स चाहे बीच में हो चाहे पॉइंट एक ही तरफ हो, हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज अ रियल नंबर। अब देखिए Z, इसका मतलब Z माइनस Z जब रियल नंबर है तो हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 बार
माइनस Z1 बार, मतलब अपन दोनों तरफ बार ले लें, इनको अलग अलग खोल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉल्यूशन जब अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें पास लास्ट में क्या आ रहा है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। जो अपन ने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, जो मैंने आपको पहले बताई थी, हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 से पहले जो टर्म आई उसको हमने पूरी को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू Z माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 ब्रैकेट में Z बार प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब यदि हमारे पास में आयोटा ऑफ Z1 माइनस Z2 बार, इसको हम अल्फ़ा मान लें, और माइनस आयोटा ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का बार, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा। और यदि माइनस के 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार को R ले लें, तो हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं अल्फ़ा Z प्लस अल्फ़ा बार Z बार प्लस R इज इक्वल टू 0। इसको अपन ने सेकेंड नंबर की इक्वेशन दी, और हम ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई, यही हमारी अभिष्ट सरल रेखा का समीकरण है। अब ये जो इसका आगे का पार्ट है, मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो लूँगी, वीडियो क्लास जब आपका नेक्स्ट क्लास लूँगी, उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि हम उस स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे जिसका सेंटर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो और जिसकी रेडियस R हो।